The environmental protections, biodiversity and climatic change. It is a very hot topic and very scoring topic. तो इसमें से आपको क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, प्रोवाइडेड यू नो द थिंग्स इन ए राइट फ्रेमवर्क. सो लेट अस स्टार्ट द टुडेस क्लास एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस टॉपिक को आपको कैसे तैयार करना है. गेटिंग माई पॉइंट? सो इसमें इसके बाहर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, राइट? जो बता रहा हूं उसको फॉलो करें एंड आई अर्ज जस्ट यू फॉलो द चैनल्स वट एवर द कंसेप्चुअल वीडियोज इट कम्स, क्योंकि जो स्टिपुलेटेड टाइम में एवरीथिंग यू कैन नॉट कवर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर ट्राइंग कि हम लोग कवर कर लें. ओके, सो बैचेज अभी चल ही रहा है. इफ यू वांट टू टेक एडमिशन यू जस्ट गो अहेड एंड जस्ट अकॉर्डिंगली यू प्रोसीड. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेटिक चेंज. सबसे इंपॉर्टेंट क्यों इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट है एंड सेकंड ये हाईली स्कोरिंग है. तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएगा. यह तीन टर्म मेंशन्ड है, दैट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेटिक चेंज. तो इसको हम लोग ऐसे शुरू करेंगे कि इसको बचाना है तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स को आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल. सो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल? सो फैक्टर्स को हम लोग हाईलाइट करें. सो इफ आई से द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए व्हाई द लॉस ऑफ इन्वायरमेंट. सो लॉस ऑफ इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा कि कैसे डिफॉरेस्टेशन हुए, किस तरह से पॉलिसी मेजर्स में लूप होल रहा और क्या क्या अवेलेबल अभी लेजिस्लेशंस है. तीन पार्ट में तैयार करेंगे. पहली बार, सो व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देयर इज कॉल्ड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, loss of biodiversity, loss of biodiversity due to habitat loss, due to habitat loss. Okay, now environment को प्रोटेक्ट करना है. सो environment प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास मेजर्स होने चाहिए. तो क्या क्या मेजर्स होते हैं? सबसे पहली बार तो इसको हम लोग कैटेगरिकली तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे इस टॉपिक को. कि पहली बार कि व्हाट आर द मेजर्स, राइट? सो मेजर्स को हम लोग डिवाइड करेंगे. लेट्स सी. सो व्हाट आर द मेजर्स? सो मेजर्स ब्रॉडली हम लोग डिवाइड करेंगे इन सिटू एंड एक्स सिटू मेजर्स. इन सिटू एंड एक्स सिटू मेजर्स. ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं. कि लुक एट डियर कि इन्वायरमेंट इट इज ए वेरी इमर्जिंग टॉपिक. क्लाइमेटिक चेंज, ये क्लाइमेट चेंज आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री को, किसी पर्टिकुलर स्टेट को इंपैक्ट नहीं करता. इट इज ए ग्लोबल फेनोमेना. सो इन्वायरमेंटल चेंजेस कैसे हो रहा है? ड्यू टू दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू एंथ्रोपोमॉर्फिक एक्टिविटी, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, due to urbanizations, due to injudicious exploitations of the natural resources. इन सबके चलते there is called degradations in the forest cover, there is a loss of the what is called the species and जिसके चलते global food cycle is disturbed, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा emission of the carbon taking place and finally there is called loss of environment. There is something called climatic change. Okay, so climate change is not a फैक्टर, द नॉट ए फेनोमेना जो कि एक फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, है ना. इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. सो क्लाइमेट चेंज जो है दिस इज द इमर्जिंग टॉपिक एंड दिस इज द वेरी हॉट टॉपिक इन टुडेज टाइम. सो क्लाइमेट चेंज आपको जानना पड़ेगा. देयर इज ए चेंज इन द क्लाइमेट. तो उसके प्रोटेक्शंस के लिए क्या क्या ग्लोबल लेवल पे मेजर्स लिए गए और नेशनल लेवल पे क्या क्या मेजर्स लिए गए. सो दीज आर द टू एरियाज यू शुड गो अहेड. कि इफ आई से क्लाइमेट चेंज देन द इंटरनेशनल, the conventions, international initiatives and national initiatives taken in this direction. Second topic है, so climatic change में 2 डायरेक्शन में जाना है. If I go to biodiversity, तो बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या जानना है आपको? कि सबसे पहले what is biodiversity, है ना. सबसे पहले आप what is biodiversity. ना बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होना चाहिए? ना जीन, स्पीसीज एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी, तीनों को मिला के बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी आपका जेनेटिक लेवल पे भी हो सकता है, जेनेटिक लेवल
दूसरा स्पीसीज लेवल, और तीसरा द कम्युनिटी लेवल। तो बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लस स्पीसीज डाइवर्सिटी प्लस इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी एंड देयर इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या फैक्टर्स थे लॉस के, तो उन फैक्टर्स को जानना है, जैसे कि हैबिटेट लॉस होना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बाहर से इन्वेसिव स्पीसीज का आ जाना, ग्लोबल वार्मिंग, उनका नीस एक टर्म होता है, नीस बहुत छोटा होना, देयर इज कॉल्ड वेरी नैरो नीस। तो ये सारे फैक्टर्स हैं देयर इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। ठीक, तो उसके लिए आप कैसे याद रख सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द फैक्टर्स? ठीक, सबसे पहली बात, you must know what is diversity. Biodiversity it includes gene, species plus community diversity, है ना। अभी ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, इट इज द ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स। तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के क्या क्या फैक्टर्स हैं? सो व्हाट आर द फैक्टर्स? सो वन ऑफ द फैक्टर इज द हैबिटेट लॉस। क्या क्या फैक्टर्स है? हैबिटेट लॉस। दूसरा फैक्टर क्या है बताओ? देयर इज कॉल्ड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा फैक्टर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। तीसरा फैक्टर क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस का? पॉल्यूशन। द फोर्थ नंबर का जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड द एक्सोटिक स्पीसीज या इन्वेसिव स्पीसीज बोलते हैं। क्या नाम होता है? इन्वेसिव स्पीसीज। इसको और किस नाम से जानते हैं? एक्सोटिक स्पीसीज। Another factor could be there is something called global warming. ओके, तो हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, देयर इज इन्वेसिव स्पीसीज, देयर इज ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन। एक और फैक्टर लिख लें, नैरो नीस। ये भी एक रीजन है द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का ना। बायोडाइवर्सिटी इन सब फैक्टर्स के चलते लॉस हो रहा है, लॉस हुआ। तो इन फैक्टर्स को कभी आप भूल जाओ तो इसको याद कैसे आप रख सकते हैं? दैट यू कैन रिमेंबर थ्रू दिस ट्रिक दैट इज कॉल्ड होप जी। ओके, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पॉल्यूशन, एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक माने बाहर के जो जीव जंतु, जो फ्लोरा फोना होता है, जो नेटिव जो होते हैं, उनको थ्रेट की तरह काम करता है, उनको लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल। जैसे बोलते हैं ना बोरो प्लेयर्स, तो बोरो प्लेयर्स इज ऑलवेज व्हाट? एक्सोटिक टू द नेटिव प्लेयर्स। उनके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई बायो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आप एक्सोटिक स्पीसीज पढ़ते हैं। और एक्सोटिक स्पीसीज में जैसे वाटर हियासिंथ एक एक्सोटिक स्पीसीज का एग्जांपल है, जैसे वाटर हियासिंथ। एक और एक्सोटिक स्पीसीज का नाम बता देते हैं, लेंटाना कमरा, है ना। वाटर हियासिंथ, लेंटाना कमरा, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके? एक्सोटिक स्पीसीज। इसको इन्वेसिव स्पीसीज भी बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे यूकेलिप्टस, ये हमारा नेटिव ट्री नहीं है, सो ये कैसा है? एक्सोटिक स्पीसीज है, राइट? तो इसी तरह से एक्सोटिक स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल है कि जो वहां लोकल इंडेमिक स्पीसीज होगा उसके थ्रेट के लिए, लॉस के लिए जिम्मेदार है। सो ये सारे फैक्टर्स का आप ध्यान रखेंगे। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। नाउ इन बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस है, बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स यू लॉट ऑफ सर्विसेज। क्या सर्विसेज? लेट्स से मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोवाइड करता है। जैसे आपके लिए रेगुलेटिंग जो साइकिल है उसको मेंटेन करता है,
बायोडाइवर्सिटी जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल को सर्कुलेट करेगा, रेगुलेट करेगा। देयर इज कॉल्ड बायो जियोकेमिकल साइकिल, उसको प्रोटेक्ट करता है। बायोडाइवर्सिटी गिव्स यू एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस लाइक टूरिज्म, है ना, रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी, एक्टिविटीज। सो दैट इज व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। सो बायोडाइवर्सिटी के फैक्टर्स हम लोगों ने समझा और बायोडाइवर्सिटी के लॉस के बाद क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शंस के लिए, ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो ये पहली क्लास है, टुडे इज द फर्स्ट क्लास एंड डायरेक्टली हम लोग ना कंसेप्ट और कुछ फैक्ट से ही शुरू किए। सो क्लासेस को मिस नहीं करेंगे एंड इन क्लासेस के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 10 तारीख के बाद से आपको पूरा एमसीक्यू सीरीज हम लोग कराएंगे, है ना। सो अभी पहले कुछ फंडे सीख लो, सिर्फ रेस में दौड़ते नहीं चलना है, राइट। अभी कुछ दिन पढ़ लो, शांति से कुछ दिन पढ़ लो, उसके बाद जितने एमसीक्यूज लगाने हैं और उतने एमसीक्यूज हम लोग करेंगे, थोड़े फंडे तो क्लियर हो जाए, है ना। अचानक से दौड़े नहीं तो गिर जाओगे। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि दैट इसके मेजर्स की बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या मेजर्स होने चाहिए। फैक्टर्स हमें पता चल गया कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मेजर्स। तो मेजर्स जब आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, पहले इंटरनेशनल कन्वेंशंस कुछ हुए होंगे, ग्लोबल कन्वेंशंस कुछ हुए होंगे एंड नेशनल लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। तो इसको कुछ हम लोग ऐसे डिवाइड करें कि दैट मेजर्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड इन सिटू मेजर्स एंड एक्स सिटू मेजर्स, है ना। मेजर्स में क्या है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन मेजर्स, इन सिटू कंजर्वेशन मेजर्स and there is ex situ conservation measures, ex situ conservation measures। in situ की यदि बात करें और ex situ की बात करें, क्या है कि जैसे हमको कोई there is a loss of tiger, so टाइगर को यदि बचाना है तो क्या करेंगे, लेट्स से टोटल जो हैबिटेट है उसको बचाते हैं, है ना, कंडीशंस क्रिएट करते हैं जहां पर टाइगर सर्वाइव करेगा, तो टाइगर अपने आप फिर से बच जाएगा। So there is something called total conservation in natural setup, उसको in situ बोलते हैं, ठीक है। So in situ माने natural conditions में प्रोटेक्ट करना, ex situ conservation मतलब कि in laboratory conditions, ex situ let's say laboratory condition, artificial conditions में उसको प्रोटेक्ट करना, this is called ex situ। तो this is in the natural, in situ माने natural habitat, इसमें कंजर्व करना, ये आपका क्या कहलाता है, इन सिटू कंजर्वेशन मेजर्स। तो इन सिटू कंजर्वेशन मेजर्स में आप किसको रख सकते हैं, जैसे नेशनल पार्क बनाना, ये क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन मेजर्स है ना, नेशनल पार्क। तो पहला है लेट्स से नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स। नंबर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नंबर 2 वाइल्ड लाइफ sanctuaries, wildlife sanctuaries। Number 3 there is called biosphere reserves, biosphere reserves। Then there is called wildlife sanctuary, biosphere reserve, there is something called tiger reserves, tiger reserves, ठीक। उसी तरह से एक और होता है जीन सेंचुरीज, जीन सेंचुरीज, ठीक है। उसको पूरे नेचुरल हैबिटेट्स में हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कहलाता है, इन सिटू कंजर्वेशन मेजर्स लाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, जीन सेंचुरीज। उसी तरह से और कुछ लिख ले लाइक कम्युनिटी रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स क्या होगा ना, कम्युनिटी रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, ठीक है। एक्स से 2 को नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे, इसको हटाते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है। सो वी आर राइटिंग द इन सिटू मेजर्स, राइट। ना लेट्स मूव कि कम्युनिटी रिजर्व्स, और क्या हो सकता है, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स,
और क्या हो सकता है, जैसे आप किसी को ग्रूव, दैट इज कॉल्ड लेट्स से कोई रिलीजियस पॉन्ड डिक्लेयर कर देना, रिलीजियस पॉन्ड डिक्लेयर कर देना, दैट इज कॉल्ड रिलीजियस ग्रूव, रिलीजियस ग्रूव। सो ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिखा और इससे आप एक इंटेलिजेंस गेस कर ही सकते हैं कि ये सारे आपके इन सिटू कंजर्वेशन मेजर्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, जीन सेंचुरीज, है ना, जीन सेंचुरीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसी तरह से कम्युनिटी रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, देन कंजर्वेशन रिजर्व्स, देयर इज कॉल्ड नेशनल रिलीजियस ग्रुप्स डिक्लेयर कर देना, रिलीजियस पॉन्ड डिक्लेयर कर देना, रिलीजियस लेट्स से हिल्स है उसको हम लोग डिक्लेयर कर दे इट इज ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस, तो अपने पूरे नेचुरल सेटअप में वो प्रोटेक्ट होगा। आप तो इस तरह के तरीके जिसमें कि पूरे सेटअप को बचाने की कोशिश करते हैं उसको हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन मेजर्स कहा जाता है। कुछ समझ में आ गया ना? इन सिटू मेजर्स एक तरीका है बायोडाइवर्सिटी को बचाने का। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसको एक्स सिटू बोलते हैं, दैट इज आउट ऑफ द नेचुरल सेटअप एंड अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन वी ट्राई टू प्रोटेक्ट, अंडर द लेबोरेटरी कंडीशंस वी ट्राई टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व दैट स्पीसीज। सो दैट इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन मेजर्स। तो एक्स सिटू में कुछ नाम लिखते हैं हम लोग, देयर इज कॉल्ड एक्स सिटू, एक्स सिटू, एक्स सिटू मेजर्स। सो व्हाट आर द एक्स सिटू मेजर्स? कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिख लेते हैं अपन लोग। एक्स सिटू, देयर इज समथिंग कॉल्ड द जीन बैंक, जीन बैंक्स, है ना। उसी तरह से एक होता है सीड बैंक, जीन बैंक्स, सीड बैंक्स, सभी लोग नाम जानते हो। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर को क्या बोलते हैं ना, एक्स सिटू मेजर्स बोलेंगे। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। उसी तरह से आप और लिखें टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशंस, क्रायो प्रिजर्वेशंस। उसी तरह से एक और आप नाम लिखें, दैट इज कॉल्ड जू, सभी लोग जू गए हो, जू। देन कुछ और नाम लिख लेते हैं, जू। उसी तरह से एक्वारियम, 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 ये क्या है आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन मेजर्स, एक्वारियम। उसी तरह से आप और क्या लिखेंगे, अर्बोरेटा, अर्बोरेटा, ठीक है, ये भी आपका क्या मेजर्स है, एक्स सिटू कंजर्वेशन मेजर्स है, अर्बोरेटा। देन जीन बैंक, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन, जू और एक्वारियम, अर्बोरेटा। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज, इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं अपन लोग कि तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एक्स सिटू कंजर्वेशन मेजर्स के, ठीक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन मेजर्स के ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के दो तरीके हो गए, एक इन सिटू और दूसरा एक्स सिटू। अब ये सारी चीजें कैसे काम करती है इसको हम लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मेजर्स के बाद हम लोग चलते हैं आगे कि इंटरनेशनल लेवल पे व्हाट आर द कन्वेंशंस, और उसमें से आज रमसार के कन्वेंशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे इफ आवर द टाइम परमिट। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में रमसार कन्वेंशंस, कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, साइट्स, सीएमएस, ये सारे कर लेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क करेंगे और एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे जो इंडिया में जो अभी अवेलेबल है। यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। सो और कुछ इसमें रह गया क्या, जीन बैंक, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन, जू, अर्बोरेटा, है ना, दैट इज कॉल्ड एक्वारियम। ओके फाइन। सो इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात करते हैं थोड़ा, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल, और जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, तो जो यहां पर क्लासेस में बता रहे हैं उसको आज जरूर याद कर लेना है, राइट, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट क्लास को समझने के लिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ओके, सो हम लोग इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात करते हैं। अब मुझे बताओ कि ये बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये फेनोमेना
एक ग्लोबल कंसर्न अचानक से बना क्या ना। इंटरनेशनल कन्वेंशन की शुरुआत कब से हो रही है? तो 2 फरवरी 1971 जब वेटलैंड्स इंटरनेशनल उसका एक कन्वेंशन हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको रमसार कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड रमसार कन्वेंशन। तो 1971 एंड 2 फरवरी को इसीलिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाते हैं। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे दैट इज द यस्टरडे वाज द 2 फरवरी एंड 2 फरवरी वाज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो क्यों? क्योंकि 1971 पे रमसार कन्वेंशन साइन हुआ था। ठीक। सो देयर आर इंटरनेशनल कन्वेंशंस में 4 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, द 4 कन्वेंशंस। ये आपके इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन रहेगा। सो कौन कौन से 4 कन्वेंशंस हैं? नंबर 1 दैट इज रमसार कन्वेंशंस, रमसार कन्वेंशंस। ये रमसार कन्वेंशंस कब साइन हुआ एंड व्हेन दिस ट्रीटी वाज देयर, दैट इज February 2, 1971। दिस इज द रमसार कन्वेंशन डेट। और इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग हर साल क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। दिस इज द डेट फॉर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब मैं ये पूछूं कि ये रमसार जो प्लेस है, वेर इट इज देयर, इट इज रमसार एट ईरान, है ना, रमसार एट ईरान। बट रमसार का अभी सेक्रेटेरिएट कहां पर है? दिस इज इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, है ना। रमसार का सेक्रेटेरिएट कहां पर है? रमसार का सेक्रेटेरिएट एट वेयर? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ये वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है रमसार कन्वेंशंस। इंडिया में टोटल कितने अभी रमसार साइट्स हैं? देयर आर टोटल 49 रमसार साइट्स हैं। इंडिया की बात करेंगे, सो इंडिया में टोटल अभी कितने रमसार साइट्स हैं? द 49 रमसार साइट्स हैं। ठीक, 49 रमसार साइट्स, रमसार साइट्स। तो ये रमसार कन्वेंशंस पे ही हमारा पहला वीडियो होगा और इसमें इन सब के बारे में हम लोग स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके बताएंगे। इसके बाद रमसार साइट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको मिलेगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। सो ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। रमसार साइट्स माने वेटलैंड इंटरनेशनल का पार्ट बनने के लिए क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कोई भी साइट को रमसार साइट नहीं बोल सकते हम लोग, है ना। किसी भी जो साइट को रमसार साइट्स बनने के लिए उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। उसके लिए एक ट्रिक्स मैंने क्या बना के रखा है, दैट इज कॉल्ड एलिजाबेथ, राइट, एलिजाबेथ। सो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी, लिम्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी एंड हाइड्रोलॉजी। ये 5 एरिया में ही उस साइट का इंपॉर्टेंस होना चाहिए या लॉस होना चाहिए, तभी उसको हम लोग रमसार साइट्स में रख सकते हैं। तो ये बातें करेंगे जब हम लोग इस ट्रीटी की बात करेंगे। दूसरा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रीटी है वो आपका क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड साइट्स, साइट्स। और इसी साइट्स को हम लोग बोलते हैं वॉशिंगटन कन्वेंशंस। इसका नाम क्या होता है, वॉशिंगटन कन्वेंशन, Washington Convention. This is the second Washington Convention. When this treaty was signed, this convention was signed in 1975. 1975. इसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। माने इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाना, ये साइट्स का फुल फॉर्म बोलते हैं। इसमें अपेंडिक्स में डिवाइड किया जाता है और बातें करेंगे। सो इसमें ये कब साइन हुआ, 1975 में। जो थर्ड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर CMS, थर्ड इज CMS और इसको बोलते हैं हम लोग बोन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं इसको, बोन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन, वेर इज द बोन, बोन एट जर्मनी, राइट। बोन कहां पर है, जर्मनी पे है। सो दिस इज बोन कन्वेंशन एंड बोन कन्वेंशन व्हेन इट वाज साइंड
It was signed in 1983. So it was Bonn Convention date. ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? That is called migratory species. याद रखिएगा. So Convention for Conservation of Migratory Species, it is covered under the Bonn Convention, that is CMS. और फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट जो कन्वेंशन है दैट इज योर कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी. ये सभी को पता है, कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, दैट इज CBD. फोर्थ इज CBD, कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, एंड इट वाज साइंड इन द ईयर 1992. ये डेट कौन सा है? 1992. ये कन्वेंशंस दैट इज रियो कॉन्फ्रेंस के वन ऑफ द इसके कन्वेंशंस है ना. रियो कॉन्फ्रेंस के 3 कन्वेंशंस हैं. ये क्या नाम है? रियो कॉन्फ्रेंस. रियो कॉन्फ्रेंस. जब हम लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस पे पूरा ट्रीटी बताएंगे तो बताएंगे कि 1992 ब्राजील रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुआ था. दिट इज ऑल्सो नोन एज रियो कॉन्फ्रेंस, क्योंकि रियो डी जेनेरो में ये हुआ था. एंड इसके 3 बेसिकली कन्वेंशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. एक दैट इज UNFCCC, दूसरा दैट इज कॉल्ड UNCBD, और थर्ड दैट इज UNCCD. एक UNFCCC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है. एक है UN कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है. एंड थर्ड दिस इज डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड कन्वेंशंस है. तो इसके बाद ये सारे कन्वेंशंस जब हम लोग देखेंगे तो CBD 1992 में 2 प्रोटोकॉल्स भी पढ़ने को मिलेगा आपको, है ना. इसमें 2 प्रोटोकॉल्स हैं. क्या बोलते हैं इसको? ना प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स थोड़ा ज़्यादा माने बाइंडिंग्स होता है. कन्वेंशंस थोड़ा लिबरल होता है. कन्वेंशंस कंट्री के ऊपर में बाइंडिंग क्लाउजेज नहीं डालता है कि आपको मानना है कि नहीं मानना है, बट प्रोटोकॉल्स में आपको बाइंडिंग क्लाउज होते हैं. तो CBD हैव द 2 प्रोटोकॉल्स. नंबर 1 दैट इज कॉल्ड the Cartagena protocols, Cartagena protocols, or there is something called Nagoya protocols. There is something called Nagoya protocols and another is called Cartagena protocols. तो ये बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशंस की जब बात करेंगे अपन लोग तो इस तरह से आप तैयार करें चीज़ों को कि XC2 कंजर्वेशन मेजर्स, इसमें नाम कुछ है, इसमें से जीन, दिस इज कॉल्ड जीन बैंक, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, क्राई प्रिजर्वेशन, जू, अर्बोरेटा, एक्वारियम, और इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे. उसके पहले जो हम लोगों ने इन सिटू बताया था, इन सिटू, इसको भी आप लोग तैयार रखेंगे कि ये 3 यूनिट्स हैं. इस 3 यूनिट को कैसे तैयार करेंगे ये पहले हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक, तो फैक्टर्स एक साइड में तैयार करना है. देन उस फैक्टर्स के बाद क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, उसके मेजर्स में पहला यूनिट तैयार होगा जिसमें इन सिटू में क्या क्या रखा हमने, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व्स, जीन सेंचुरी. जीन सेंचुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे. कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, रिलीजियस पॉइंट्स, रिलीजियस ग्रुप्स, ये सारे इन सिटू मेजर्स कहलाते हैं. राइट, तो जब ये हो गया तब अब हम लोगों ने कन्वेंशंस देखा. और कन्वेंशंस में क्या देखा हमने कि 4 इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस है. क्रोनोलॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड है. रमसार कन्वेंशंस 1971, साइट्स जिसको हम लोग वॉशिंगटन कन्वेंशंस बोलेंगे 75, CMS बोन कन्वेंशंस बोलेंगे, दिस इज इन 83, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन दैट इज 1992. और ये रियो कॉन्फ्रेंस के बेसिकली कन्वेंशंस हैं, एंड कार्टाजेना एंड नागोया इसके 2 प्रोटोकॉल्स हैं. ठीक, तो इतना समझने के बाद हम लोग नेशनल लेवल पे देखेंगे कि नेशनल लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव्स है, एंड उसके बाद हम लोग रमसार कन्वेंशंस को डिटेल्स में पढ़ते हैं. कौन कौन से साइट्स हैं, हाउ यू लोकेट ऑल द साइट्स, किसको रमसार साइट्स में रखा जाता है, किसको बाहर रखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा. राइट, सो ये जानना है आप लोग को. सो टोटल 49 साइट्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अदर क्या क्या बेसिस हैं. ठीक है, तो ठीक है, अगले क्लास में हम लोग रमसार साइट्स और रिलेटेड कन्वेंशंस जो है उसको कंटिन्यू करेंगे.